जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में बनेंगे एडवांस हैमर वेपन्स। भारतीय नौसेना ऑपरेट कर सकती है 26 नहीं बल्कि टोटल 57 रफाल एम फाइटर्स। इंडियन आर्मी ने दिखाया अपना नया त्रिशूल ड्रोन। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने बनाया था एक नया तरह का संगठन और इस वर्ष के अंत से फंक्शनल हो जाएगा अयोध्या में एनर्जी का रीजनल हब। सत्रह फरवरी 2026 को बेंगलुरु में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट के साथ भारत और फ्रांस के एनुअल डिफेंस डायलॉग के 6th एडिशन को आयोजित करेंगे, जिसमें बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को रिव्यू किया जाएगा और दोनों देशों के इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करने पर फोकस किया जाएगा। और इसी मीटिंग के दौरान भारत और फ्रांस का जो डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है तो उसे 10 और वर्षों के लिए रिन्यू किए जाने की भी उम्मीद है। और इसी के तहत हैमर मिसाइल्स का भारत में लोकल प्रोडक्शन करने के लिए एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने वाला MOU भी साइन किया जाएगा। और जैसे कि पहले के अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि हैमर वेपन्स को भारत में बनाने के लिए जो फ्रेंच फर्म सैफरन है उसने भारत की BEL के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। और इसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट के साथ टाटा एयरबस की H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली का वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। तो इसी इनॉग्रेशन को भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी विटनेस करेंगे। बाकी हैमर वेपन्स का भारत में जो प्रोडक्शन होगा, जिसके लिए फ्रेंच फर्म सैफरन भारत की BEL के साथ जॉइंट वेंचर बना रही है, तो ये जो जॉइंट वेंचर है ये इन वेपन्स के लोकल प्रोडक्शन, सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार रहेगा और ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। और जबकि इन हैमर वेपन्स को भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर में भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और जो हैमर वेपन्स भारत में बनेंगे तो उनकी महत्वपूर्ण सब असेंबलीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल पार्ट्स वो सभी भारत में ही प्रोड्यूस होंगे और इसमें जो स्वदेशीकरण की मात्रा है तो उसे फेज्ड मैनर में 60% तक बढ़ाया जाएगा। बाकी BEL शुरुआत में इनकी फाइनल असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल को देखेगी और जो प्रोडक्शन है वो स्टेजेस में ट्रांसफर होगा। बाकी हैमर एक स्टैंड ऑफ वेपन है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भी इस्तेमाल किया गया था और इस बात की पूरी संभावना है कि इस जॉइंट वेंचर के तहत हैमर का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है, जिनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर प्लस है, तो उनका ही लोकल प्रोडक्शन भारत में हो सकता है। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल फाइटर्स के अलावा भारत ने रफाल के मरीन वाले वर्जन यानी कि रफाल M तो इसकी भी 31 और यूनिट्स की सप्लाई के लिए कहा है। जबकि भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल M फाइटर्स का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी अप्रैल 2025 से प्लेस भी किया गया है। और अब फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इन 26 रफाल M के अलावा 31 और रफाल M के लिए भारत ने फ्रांस को कहा है, जिसका मतलब यह है कि अगर ये डील फाइनल होती है तो फिर भारतीय नौसेना 57 रफाल M फाइटर्स को ऑपरेट करेगी। और ये संख्या तो फ्रांस द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले रफाल M से भी ज़्यादा है, क्योंकि फ्रांस भी फिलहाल अभी 41 रफाल M फाइटर्स को ऑपरेट कर रहा है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि फ्रांस के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरे की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए भी फाइटर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हालांकि इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो TEDBF वाला प्रोग्राम था तो वो शुरू किया गया है, लेकिन अभी उस प्रोग्राम को एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए संभावित रूप से इस गैप को फिल करने के लिए रफाल M की 31 और एडिशनल यूनिट्स के लिए भारत ने फ्रांस को कहा है। हालांकि अभी आपको स्पष्ट कर दे कि फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है तो उस पर अभी ना तो भारत ना ही फ्रांस इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया था, जिसमें कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनमें से अधिकतर डॉक्टर्स थे, तो जांच में इस बात के संकेत मिले कि जो आतंकी डॉक्टर्स इस मामले के तहत गिरफ्तार किए गए थे तो वे 2016 से ही रेडिकलाइज थे और उन्होंने एक नए तरह के आतंकी संगठन को बनाया था जिसका नाम था अंसार इंटरीम। और इसके माध्यम से वे जम्मू कश्मीर और प्रदेश के अन्य भीतरी हिस्सों में भी आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वाला मामला है, अब इसकी जांच भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA कर रही है। और इनकी जांच में ये भी सामने आया है कि इसी मॉड्यूल का एक मेंबर जिसका नाम था डॉक्टर उमर उन नाबी, वही जिसने पिछले साल नवंबर में रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया था, तो उसने 2016 और 2018 में आतंकी समूह में शामिल होने की एक असफल कोशिश भी की थी। और फिर इन असफल कोशिशों के बाद एक मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक नए तरह के आतंकी संगठन को बनाएंगे जिसका नाम होगा अंसार इंटरीम, जिसमें इसी मॉड्यूल के एक मेंबर आदिल उसको इस ग्रुप का चीफ बनाया गया था। मौलवी इरफान जो कि कन्या आरोपी है उसको डेप्यूटी आमिर यानी कि डेप्यूटी चीफ, और जो घनी है उसे इस संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। और इस मॉड्यूल के जितने भी मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने ही पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया है कि इस नए ग्रुप को इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि सभी सक्रिय आतंकियों से उनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो टूट गए थे
और फिर 2023 में इस ग्रुप ने निर्णय लिया कि वे सोहना और नूह वाले एरिया से फर्टिलाइजर्स को खरीदेंगे। और फिर उमर के इंस्ट्रक्शंस पर फरीदाबाद की केमिकल शॉप से उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट को भी खरीदा था। और इंटेरोगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो उमर है तो वो ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से IEDs को बनाना भी सीख रहा था। और वहीं जो दूसरा आरोपी है आदिल, तो वो तो इस नए संगठन के लिए कुछ नए मेंबर्स की तलाश में भी था। और इसी के तहत उसने साउथ कश्मीर के दानिश उर्फ जसीर नाम के एक व्यक्ति को इस साजिश में शामिल भी किया। और फिर जो आदिल है वो दानिश को फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक किराए के कमरे में ले गया, जहां दोनों ने उमर और घनी को TATP एक्सप्लोजिव मटेरियल्स तैयार करते हुए देखा। और फिर बाद में उमर ने दानिश को मनाने की कोशिश करी थी कि वो इस फिदाइन हमले को अंजाम दे, लेकिन जो दानिश है वो लास्ट मोमेंट पर अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण पीछे हट गया था। और ये भी सामने आया कि उमर, जो कि केवल 28 वर्ष का डॉक्टर था, जो कि पुलवामा से था, तो उसको लेकर कहा गया कि वो इस ग्रुप के सबसे रेडिकलाइज मेंबर में से एक था और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उनके नेटवर्क का की ऑपरेटिव भी था। और ऑफिशियल्स को इस बात का संदेह है कि वो एक बेहद ही पावरफुल व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि VBIED ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। और जो एविडेंस मिले हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी तो उसके तहत ये VBIED वो क्राउडेड प्लेस में इस्तेमाल करने वाला था। और वो क्राउडेड प्लेस या तो राजधानी में होता या फिर किसी अदर इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट के पास, और फिर वहाँ से वो भाग जाता। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया, कुछ महत्वपूर्ण मेंबर्स उसके पकड़े गए, एक्सप्लोजिव सीज हो गए, तो उसे उमर पैनिक में आ गया और फिर मजबूरी में उसे रेड फोर्ट के बाहर ही प्रीमैच्योर ब्लास्ट करना पड़ा, जिसमें वो खुद भी हॉरिफाइड हो गया था। आज भारतीय सेना के राइजिंग स्टार कोर ने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पोस्ट करी है, जो कि आर्मी द्वारा ही इन हाउस बनाए गए एक नए ड्रोन की, जिसका नाम है त्रिशूल। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महाशिवरात्रि से बेहतर दिन और क्या ही हो सकता था त्रिशूल नाम के इस ड्रोन की वीडियो रिलीज करने के लिए। और जो वीडियो सामने आई है उसको देखकर यही लग रहा है कि जो त्रिशूल ड्रोन है तो ये स्वाम ड्रोन्स की तरह भी वर्क कर सकते हैं, कामिकाजे टाइप के ड्रोन की तरह भी काम कर सकते हैं, और इन्हें ड्रोन वॉरफेयर की प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि एक तरह का मल्टी रोल अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय सेना ने MSMEs के कोलैबोरेशन के साथ इन हाउस ही डेवलप किया है। और ये रोटरी विंग टाइप का UAV सिस्टम है। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑफिशियली रिलीज नहीं किए गए, लेकिन संभावित रूप से 5 से 10 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसे स्वाम ऑपरेशंस, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, ISR ऑपरेशंस और काउंटर ड्रोन जैसे रोल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जैसे कि इस पोस्ट के साथ ही राइजिंग स्टार कोर ने कैप्शन भी लिखा है कि स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, त्रिशूल, प्रहार में वेग, लक्ष्य पे प्रहार, इच्छा, ज्ञान, क्रिया का आधार। बाकी ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के मामले में भारतीय सेना ने हाल ही के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। और अब भारतीय सेना के इंजीनियर्स के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो केवल 3 से 4 घंटे में इस तरह के ड्रोन्स को बना सकते हैं। अयोध्या में जो भारत के एलीट ब्लैक कैट कमांडोज एनर्जी का लेटेस्ट और 7th रीजनल हब बनाया गया था, तो इसको लेकर द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी का जो अयोध्या वाला हब है तो वो इस वर्ष के अंत से प्रारंभिक स्तर पर कार्य करना शुरू कर देगा। और इस हब के लिए जो लैंड है वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है और यहाँ पे एनर्जी कमांडो की जो टीम्स हैं वो इस वर्ष के अंत से प्लेस होना शुरू होंगी। बाकी इस हब को पूरी तरह से विकसित होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जरूरी फैसिलिटीज़ बन रही हैं, जैसे कि बैरक्स, शूटिंग रेंजेस, तो वो भी आने वाले समय पर जल्द ही तैयार की जाएंगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि BBC के साथ एक इंटरव्यू में ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जो ईरान है वो US के साथ न्यूक्लियर डील पर पहुंचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पर विचार कर सकता है अगर अमेरिका ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाने वाले डिस्कशंस की इच्छा रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकन प्रतिबंध हटाने के बदले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाने पर ईरान बात करने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस मुद्दे को मिसाइलों सहित अन्य प्रश्नों से जोड़ने से इनकार किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में असम में एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर दुष्यंत वर्ड्स और विंग कमांडर जय पॉल जेम्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1994 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन राय सिंह और 1997 में 10 असम राइफल्स के राइफलमैन विजय शंकर यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जबकि आज भारतीय सेना की सिग्नल कोर का रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपका आज का प्रश्न ये है कि कोर ऑफ सिग्नल्स का मेन टास्क क्या रहता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।